कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या हमारे अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है? हमने कहा जी, हमारे अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पूरे का पूरा प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। और आपको पता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, सांस की नाली। ध्यान से खाओ, कहीं सांस की नाली में ना चला जाए, एयर पैसेज वे में ना चला जाए। देख रहे हो, यहाँ नाक से स्टार्ट हो रही है, नोज से स्टार्ट हो रही है, यहाँ लंग्स में आके डिवीजन हो रही है। तो हम कहते हैं जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो जरा ऊपर की तरफ है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम एयर पैसेज वे कहते हैं। ठीक है, और जो लोअर होता है, नीचे की तरफ होता है, जिसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, और उन्हें हम क्या कहेंगे? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, उसको हम लंग्स कहेंगे। तो इससे हमें ये पता चला दैट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द वन इज एयर पैसेजवे एंड द सेकंड वन इज लंग। एयर पैसेजवे ऊपर की तरफ होता है क्योंकि वो नाक से कनेक्टेड है, वहां से आपकी एयर लेकर आ रहा है, तो उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ तक सबको बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम मेरा बेटा? शुड बी पैसेजवे की एक दफा डायग्राम देख लेते हैं कि एयर पैसेजवे की डायग्राम क्या होती है। फैसल हयात, कोशिश करें कि सेशन पे टाइम पर आए। सेशन 4 बजे स्टार्ट हो गया और आप 3 मिनट लेट हैं। सो क्योंकि ये पेड ग्रुप है तो आपका ज्यादा वेट नहीं किया जाएगा कि आप 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आओगे मेरा बेटा। एग्जैक्टली ऑन टाइम आ जाओ, ठीक है? सो कोशिश करो एग्जैक्टली ऑन टाइम आओ। एयर पैसेजवे क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं आप जब ये कह रहे हैं कि एयर अंदर की तरफ आ रही है, अगर मैं ये आपका एयर पैसेज बना रही हूँ, ठीक है, आफ्टर गैसियस एक्सचेंज, कहते हैं जब गैसेस का तबादला होता है, एयर अंदर भी आती है और बाहर भी जाती है। अब अंदर और बाहर आने के लिए रास्ता सेम है कि डिफरेंट है? आओ जरा पीछे डायग्राम पे चलते हैं। आ जाओ मेरा बेटा, जरा ये वाली डायग्राम देखो। अंदर आने का रास्ता और बाहर जाने का रास्ता, इज इट सेम और डिफरेंट? हमने कहा नहीं, ये तो सेम है। ऐसा ही है मेरा बेटा, रास्ता बिल्कुल सेम है। अंदर आने का भी एयर का वही रास्ता है और बाहर जाने का भी वही रास्ता है। अगर मैं यहाँ पर एयर पैसेज बनाती हूँ तो यहीं से आप ऑक्सीजन अंदर लेकर आ रहे हो, यहीं से आप कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जो आ रही है, पहले बॉडी से लंग्स में आ रही है, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मूव आउट कर रही है। ऐसा ही हो रहा है। तो जो कनेक्टेड ट्यूब्स है, यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स है जो आपस में कनेक्टेड है आपके पैसेज में। इन कनेक्टेड ट्यूब्स को हम एयर पैसेज वे कहते हैं। अभी आप इन सब के नाम पढ़ोगे, नेसल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, इन सब ट्यूब्स को मिल मिला के हम एयर पैसेज वे कहते हैं। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं आपकी बुक में डेफिनेशन क्या लिखी है। कहता है आफ्टर गैसियस एक्सचेंज, या जब गैसियस एक्सचेंज होना होता है, द एयर विल मूव आउट ऑफ आवर बॉडी, आउट ऑफ आवर लंग्स। क्या ये बात ठीक लिखी है? जब गैसियस एक्सचेंज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर मूव करना होता है, एयर ने बाहर मूव करना होता है। तो वो किस तरह से मूव करता है? हमने कहा थ्रू सेम कनेक्टेड सिस्टम। वही जो कनेक्टेड ट्यूब सिस्टम बना हुआ है उसी से मूव करेगा। अंदर आने के लिए भी वही रास्ता है, बाहर जाने के लिए भी वही रास्ता है। अब ये जो कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, जिसके बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे, फेरेंक्स होता है, ट्रैकिया होता है, लैरिंक्स होता है, इनको कलेक्टिवली हम एयर पैसेजवे कहते हैं। क्या ये बातें आप सबको यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन इज इट क्लियर मेरा बेटा? फैसल हयात बच्चे, आपने कॉल की रिक्वेस्ट भेजी है। आपको सेशन के थोड़े से रूल्स बता दूं कि सेशन के दौरान हम मूव ऑन। वालेकुम अस्सलाम हबीबा। हबीबा आप लेट आई है, सो जो पॉइंट आपने मिस, सबसे पहली बात कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉस्ट्रल्स। मुझे बताओ आपकी नोज के अंदर होल्स मौजूद है, नाक में सुराख है कि नहीं है? 2 ओपनिंग्स है ना? हम उन्हें क्या कहते हैं? देयर आर 2 ओपनिंग्स इन आवर नोज। हमारी नोज में 2 ओपनिंग्स मौजूद हैं। आज जरा इसकी डायग्राम से डिस्कस करें। मेरा बेटा, आप सबको ये नोज नजर आ रही है, और नोज के अंदर कितने होल्स होते हैं? आप सबको पता है 2 ओपनिंग्स होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। सब बच्चे जरा लिखो, आपकी नोज में जो होल्स है, जो ओपनिंग्स, आप उनको क्या कहते हो? नॉस्ट्रल्स कहते हो। ठीक हो क्या? यहाँ से आपकी एयर एंटर करती है, यहीं से आपकी एयर एंटर करती है। एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो यहीं से एंटर करती है, बिल्कुल यहीं से एंटर करती है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो होल्स है क्या आप इन्हें टच कर सकते हो? जो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ की बात नहीं करी, जो बाहर की तरफ है, जो एक्सटर्नल, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एयर जब एंटर करती है तो वो हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एंटर करती है। हमारी इन्वायरमेंट थी, इन्वायरमेंट में हमारे पास एयर थी, एयर से ऑक्सीजन अंदर जानी है, तो वो सबसे पहले कैसे जाएगी? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू जाएगी। क्या यहाँ तक आप बातें सबको क्लियर है मेरा बेटा? एवरीवन इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ तक बातें आप सबको क्लियर है? चलें जी। तो ये एक्सटर्नल किसको कहा जा रहा है? बाहर वाले, जिसको आप टच कर सकते हो, एक्सटर्नल उसको कहा जा रहा है। ठीक है, अब अगला स्पॉट क्या है? कहते हैं अगला स्पॉट, एयर एंटर कर गई और नेसल कैविटी के पास चलेगी। नेसल कैविटी क्या होता है? ये कैविटी है। कैविटी कहते हैं खला को, खाली जगह को, स्पेस को कहते हैं, जो कि कहां पर है? अबव द नोज, आपकी नोज के ऊपर है। मुझे बताओ ये ऊपर है कि नहीं है? इज इट अबव द नॉस्ट्रल्स? या आपकी नॉस्ट्रल्स के आपकी नोज के ऊपर वाली जगह पे मौजूद है? हमने कहा बिल्कुल यहीं पे मौजूद है। यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, सॉरी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद कहां पे चलेगी? नेसल कैविटी के पास चलेगी। नेसल कैविटी क्या था? इट वाज द स्पेस अबव द नोज। यहां पर आपकी एयर वक्ती तौर पर आकर स्टोर हो जाती है,
जब तक कि वो अगले स्पॉट के पास ना चली जाए। यहां तक आप सबको बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम मेरा बेटा? यहां तक सबको बातें क्लियर है? चलें जी, दैट्स वेरी गुड। चलो परफेक्ट हो गया। अब आगे देखो, आपने कहा कि नेसल कैविटी क्या है? ये खाली जगह है जहां पे एयर आके आपकी टेम्पररी तौर पर स्टोर करती है, उसका स्पॉट है, जब तक अगले स्पॉट पे ना चली जाए। इसके बाद मुझे बताओ, आपकी नोज में हेयर होते हैं, आपकी नोज में रेशा होता है, म्यूकस होता है, ये अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है? ये जो हेयर है ना बेटा, ये क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ऐसे तो अगर ना होते और डस्ट पार्टिकल्स हमारी सांस की नाली में चले जाते, हमारे लंग्स में चले जाते, फिर तो हमें पोल्यूटेड एयर मिलती, हम बीमार हो जाते। तो नहीं, ये ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। जैसे किसी पोल्यूटेड एरिया में जाओगे, नाक में कुछ जाएगा, फौरन से इरिटेशन होगी। और ये म्यूकस क्या करता है, ये रेशा, ये आपकी जो एयर आती है, आप सबसे पहले आपके पैसेज को ड्राई नहीं होने देता, आपके पैसेज को वेट रखता है। अगर नाक ड्राई हो जाती है, जब कभी फ्लू होता है या बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, तब भी इरिटेशन होती है ना, तो ये आपकी नोज को वेट रखता है, उसको ड्राई नहीं होने देता। एक बात। दूसरी बात क्या करता है कि आपकी जो एयर आ रही है ना, उसको ह्यूमिडिफाई करता है। ह्यूमिडिफाई का मतलब उसको वार्म करता है, उसको गर्म रखता है, आपकी ये जो लेयर अंदर मौजूद है, बिकॉज इसमें सेल्स होती हैं, इसमें टिश्यूज होते हैं। यहां तक बातें सबको क्लियर है बच्चों? एवरीवन इज इट क्लियर मेरा बेटा? आप लोगों ने मुझे आंसर देना है, ठीक है? मुझे एक्टिवली आंसर देना है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर कहां पे जाती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर कहां पे जाती है? नेसल कैविटी वाला पैसेज, ये सारा फेरिंग्स है। लेकिन मुझे बताओ, आपकी जो नोज बनी हुई है, हम कहते हैं ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल है, ठीक है? ये कह रहे थे ना, इसके अंदर भी तो बने हुए ना होल्स, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। इंटरनल नॉस्ट्रल्स है कि नहीं है, जो अल्लाह ताला ने बीच में पार्टीशन कर दी है? तो इंटरनल नॉस्ट्रल से होती हुई, इंटरनल नॉस्ट्रल से होती हुई वो फेरिंग्स के पास चली जाती है। क्या यहां तक आप सबको बातें क्लियर है मेरा बेटा? एवरीवन इज? यहाँ देखो, मैंने दो डायग्राम्स आप लोगों के लिए लगा दी। यहाँ पे अगर बात करती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होती हुई नेसल कैविटी। नेसल कैविटी क्या थी? वो स्पेस थी जहां पर एयर वक्ती तौर पे स्टोर हो जाती है। इसमें हेयर भी होता है, इसमें म्यूकस भी होते हैं। स्लाइड जब मैं आपको नोट्स दूंगी तो उसमें सारी बातें लिखी, मैं परेशान नहीं होना। उसके बाद कहाँ पे जाएगी? हमने कहा इंटरनल, आप देख सकते हो यहां से इंटरनल से ट्रेवल करती हुई अब अगला स्पॉट कहां पहुंचेगा? आपकी फेरिंग्स के पास। यहां तक बातें सबको क्लियर है बच्चों? एवरीवन इज इट क्लियर मेरा बेटा? कोई अच्छा जी, अब आ जाता है फेरिंग्स क्या होती है। सबसे पहले वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई थी, वही यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कहते हैं जो नासल कैविटी होती है, एक मिनट, चलो, नासल कैविटी जाके कहाँ पे खुल रही है? फेरिंग्स में। यही बात आपने पीछे देखी है, इंटरनल नॉस्ट्रल से होती हुई। उसने कहा बाय टू ओपनिंग्स, जिनको आप क्या कहते हो? इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हो। यही कहानी मैंने अभी पीछे बताई है। ऐसा ही है बच्चों? बच्चे मुझे आंसर्स नहीं आ रहे हैं। सो मुझे आंसर्स नहीं आएंगे तो मुझे अगली जो बातें लिखी हुई है ना, मैं उनको स्लाइड से आपको डायग्राम, ठीक है मेरा बेटा? आज शाबाश, आप सबको ये डायग्राम नजर आ रही होगी। ये सारी फेरिंग्स है। नेसल कैविटी से होते भी कहां पर आगे? फेरिंग्स में। किसके थ्रू? ये जो नोज में ओपनिंग बनी हुई थी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, उनके थ्रू। कहते हैं जो फेरिंग्स होता है वो मस्कुलर पैसेज होता है। सब बच्चे जरा लिखो, कैसा पैसेज है? मस्कुलर पैसेज है। ठीक है, मसल से बना हुआ है। इसके अलावा कहते हैं जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन होता है टुवर्ड्स द फूड एंड एयर। क्या मतलब? कहते हैं ये आपका फेरिंग्स है ना, ये आपकी नोज के साथ भी कनेक्टेड है और आपके माउथ के साथ भी कनेक्टेड है। फर्क कहाँ आ गया? कहता है अगर नोज के साथ कनेक्टेड है तो अगली ट्यूब एयर वाली के पास जाएगी, और अगर माउथ के साथ कनेक्टेड है तो अगली ट्यूब फूड वाले के पास जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया? कि अगर नोज के साथ कनेक्टेड है तो यहां से होता हुआ आपकी अगला स्पॉट क्या होगा? लैरिंग्स। वो लैरिंग्स के पास एयर को लेके जाएगा। किसके पास लेके जाएगा? लैरिंग्स के पास लेके जाएगा। और अगर फूड के साथ कनेक्टेड है तो ईसोफेगस के पास लेके जाएगा, जो आपकी फूड ट्यूब होती है। लेकिन यहीं पे अल्लाह ताला ने पता है क्या किया? अल्लाह ताला ने ये भी तो करना था ना कि हमारी सांस की नाली में हमारा खाना ना चला जाए। तो अल्लाह ताला ने ना इसके ऊपर एक कैप बना दिया, एक छोटी सी ओपनिंग बनाई। ये देख रहे हो यहाँ पे मेरा बेटा? देख सकते हो बेस ऑफ फेरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर, ये फेरिंग्स था ना पूरे का पूरा, इसकी बेस के ऊपर एक छोटा सा सुराख बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं। और इस ग्लोटिस का एक कैप भी बना दिया, एक ढक्कन भी बना दिया, और उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम एपीग्लोटिस कहते हैं। जब आप खाना खाते हो तो ये टेम्पररी तौर पर बंद हो जाता है कि खाना यहाँ पर ना जाए। ठीक है, इसमें सुराख होते हैं, एयर मूव कर जाती है, लेकिन खाना मूव नहीं करता। क्या ये पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीवन इज इट क्लियर मेरा बेटा? ताकि आपका फूड वहां पे एंटर ना कर सके। इसी पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ ताकि और अच्छा जी, यहाँ पर आप सबको नजर आ रहा होगा, मैंने एक छोटा सा रिकैप लिखा है ताकि जिस बच्चे को नहीं समझ आया उसको भी समझ आ जाए। नॉस्ट्रल्स थी,
नॉस्ट्रल से नेसल कैविटी के पास चले गए। अभी मैंने एक्सटर्नल इंटरनल को डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ नॉस्ट्रल्स लिखी है। ऐसी बात थी, नॉस्ट्रल से आप नेसल कैविटी के पास गए थे मेरा बेटा, ये नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से नेसल कैविटी के पास, नेसल कैविटी के बाद आप फेरिंग्स के पास चले गए थे, जो आपका मस्कुलर पैसेज है, हमने कहा जी। उसके बाद नेसल कैविटी से होते हुए आप फेरिंग्स के पास चले गए। अब फेरिंग्स की बेस पे क्या मौजूद था, हमने कहा फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के पास जाना था, जो आपका वॉइस बॉक्स है। लेकिन वहां ऐसे नहीं गए, वहां जाने का रास्ता क्या था, ये छोटा सा सुराख बना हुआ है, ये ओपनिंग बनी हुई है, जिसको आप क्या कहते हो, ग्लॉटिस कहते हो। ये ग्लॉटिस जाकर ओपन होती है आपके लैरिंग्स के अंदर, आपका जो लैरिंग्स है उसमें जाके खुलती है। और इसका कोई कैप है, मुझे ये बता दो, क्या ग्लॉटिस का कोई कैप है, क्या कहते हो, क्या ग्लॉटिस ने किसी चीज को कवर, ग्लॉटिस के ऊपर कोई चीज है, हमने कहा जी, दैट इज एपीग्लॉटिस। और आपकी बुक में लिखा हुआ है एपीग्लॉटिस क्या है, फ्लैप ऑफ टिश्यूज है, टिश्यूज का बना हुआ कैप है, ऐसा कैप, ऐसा ढक्कन, ऐसी लिड जो टिश्यूज की बनी हुई है, देख सकते हो, दिस इज एपीग्लॉटिस। और इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ, इट इज अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज, ये टिश्यूज का बना हुआ है। क्या यहाँ तक बातें आप सबको क्लियर है मेरा बेटा, कि वो ग्लॉटिस जा, और ये ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे खुल रहा है सारे का सारा। अच्छा, कहते हैं जो लैरिंग्स होता है वो फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में होता है। मैं अगर ये लैरिंग्स बना रही हूँ, ठीक है, फेरिंग्स, हमने कहा था ये फेरिंग्स की बेस पे ओपनिंग है। अच्छा, और उसके यहाँ पर यूं ट्रैकिया, मैं कहती हूँ ये फेरिंग्स है, बिकॉज उसकी बेस पे ओपनिंग थी, जिसको आप ग्लॉटिस कह रहे हो। मैं कहती हूँ ये लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है। क्या ये फेरिंग्स जो आपका लैरिंग्स है, ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में है कि नहीं है? क्या ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में है? हमने कहा जी उसके दरमियान में है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो दिस इज द फेरिंग्स, दिस इज द ट्रैकिया एंड दिस इज द लैरिंग्स। यहाँ तक बातें सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अगला पॉइंट देखते हैं। ग्लॉटिस आप सबको पता है, एक नैरो, अगर कोई आपसे पूछे ग्लॉटिस बहुत बड़ी ओपनिंग है, तो आपने कहना नहीं, बड़ी बारीक सी ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग है। फ्लोर, फ्लोर कहते हैं बेस ऑफ फेरिंग्स के ऊपर थी, यही हमने पढ़ा था, ये फेरिंग्स की बेस के ऊपर थी। ये आपका फेरिंग्स, यहाँ आपकी ग्लॉटिस, और ये आगे जाके लैरिंग्स में ओपन हो रहा था। लैरिंग्स क्या था? वॉइस बॉक्स। सब बच्चे लिखो मेरा बेटा, व्हाट इज लैरिंग्स, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वॉइस बॉक्स, आपकी जहां से आवाज निकलती है उसको लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है, इट इज अ वॉइस बॉक्स। अच्छा, अपने गले को जरा हाथ लगा के देखो, नरम हड्डी महसूस होती है कि सॉलिड वाली महसूस होती है? जरा प्रेस हो सकती है, क्या कहते हो? जरा प्रेस हो सकती है ना, सॉफ्ट है। इसका मतलब कि आपका जो वॉइस बॉक्स है, आपका जो लैरिंग्स है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है, वो सॉफ्ट बोन का बना हुआ है। आपको पता है ना, दो किस्म की बोन्स होती हैं, एक तो जिसको हम बोन कहते हैं, जो सॉलिड होती है, जो आपकी एल्बो में है, वो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन एक होती है कार्टिलेज। इसके अलावा ये बात आप सबको मैं पहली डायग्राम से बता चुकी हूँ। क्या आपका लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में होता है कि नहीं होता? क्या कहते हो इसको, जरा मुझे कर दो, बता दो कि ये बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल होता है, ठीक है। इसके अलावा अब जो बात होने लगी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? ये तो कह दिया, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। आप जनाब कह रहे हैं कि जो आपका लैरिंग्स है, आप यही बात कर रहे हैं, तो आप जरा बताएं आवाज प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो जो इंपॉर्टेंट बताती हूँ ना बच्चों, उसको साइड बाय साइड मार्क कर लिया करो। आप सबने रबर बैंड्स देखे, इलास्टिक देखे, जिसमें लचक होती है? अच्छा, अगर मैं उसको कहीं लटका दूं और बहुत तेज आंधी है, क्या वो हिलेगा? क्या वो वाइब्रेट करेगा? उसमें उसमें हवा हवा के थ्रू कोई ना कोई मूवमेंट होगी, बिल्कुल होगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपके लैरिंग्स के अंदर, अगर आप देख सकते हो यहाँ वोकल कॉर्ड्स, और इसको देखो, ये आप देख सकते हो, ये एक फिब्रस बैंड बना दिए, ये एक फिब्रस बैंड बना दिए। फिब्रस फाइबर से तशबीह दी जा रही है, इलास्टिसिटी से तशबीह दी जा रही है, उसको कंपेयर किया जा रहा है। उसने कहा फिब्रस बैंड्स होते हैं, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड से आवाज निकलेगी। कहते हैं जब एयर इनमें से पास करती है, मुझे बताओ जब बोलते हो तो सांस अंदर जाता है कि नहीं जाता? ऐसा लगता है कि हवा का गुजर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बेटा जब वो एयर पास करती है, तो ये जो आपके फिब्रस बैंड्स बने हुए, ये वाइब्रेट करते हैं, ये हिलते हैं। और जब किसी चीज में वाइब्रेशन होती है तो हमेशा साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? इसका आंसर लिख सकते हो कि साउंड कैसे प्रोड्यूस। कंप्लीट आंसर मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया, जब नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो उसमें ये चीजें लिखी नहीं होंगी। आगे देखो, एक साइड बॉक्स में पूछा गया था, हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन। स्पीच कहते हैं आवाज, बोलता कैसे है भाई इंसान? आप सबको पता है वाइब्रेशन होती है वोकल कॉर्ड्स की, पूरी बात लिखना। यहाँ मैंने तो एक आंसर कंप्लीट, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है ना, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप ये वाली बात भी लिखना, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने ये वाला आंसर भी ऐड करना है। तो क्या होगा, कहता है वोकल कॉर्ड्स तो वाइब्रेट करते हैं जब साउंड, लेकिन साथ ही साथ आपकी लिप्स हिलती है, आप अपने लिप्स की मूवमेंट करते हो, अपने चीक्स की मूवमेंट करते हो। अगर ओ बोलोगे तो मुंह को ओ की तरह बिल्कुल उसकी शेप में ले आओगे। क्या आपकी टंग हिलती है? क्या आपके जॉज हिलते हैं, आपके जबड़े हिलते हैं?
तो ये सारे के सारे मिल मिला के स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने ओ बोलना है तो आपकी पूरी की पूरी मुंह की जो शेप है वो ओ की फॉर्म में हो जाएगी, ऐसा है। और इस तरह से आपकी स्पीच आ जाती है, आप बोलना शुरू कर देते हो। और ये बताओ विच प्रॉपर्टी हैज मेड ह्यूमन सुपीरियर ऑफ ऑल, कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंसान को सुपीरियर बनाती है सबसे। हमने कहा स्पीच की प्रॉपर्टी। स्पीच इज द एबिलिटी that only humans are gifted with, and this is one of the characteristics which has put human superior to all। अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते मेरा बेटा? क्या दे सकती थी ना हम जिस पे डिस्कशन मेरी जान? सो बेटा इट वॉन्ट बी पॉसिबल। सो आप लोगों के पास एक ऑप्शन होती है कि जब आप याद करते हो तो साइड बाय साइड आप रिकॉर्डिंग जरूर लगा लिया करो, ताकि जो भी उसमें मैं बातें डिस्कस करी आप लोग साइड बाय साइड उसको ऐड करते जाओ। इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज द इजीएस्ट वे। इससे क्या होता है, आपकी कॉन्सेप्ट भी दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे जब आप एक दफा दोबारा लेक्चर सुनोगे, और आपको सारी चीजें दोबारा से समझ आ जाएंगी। मुझे एक दफा बता दो, आवाज क्लियर है? बिकॉज एक बच्चे ने कहा आवाज कट रही है, हिना ने कहा है। क्लियर है ना? आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है? क्लियर है? जो बच्चे कह रहे हैं कट रही है, प्लीज बच्चे अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मैम नॉट क्लियर एज इट यूज्ड टू बी। चलो रुक जाओ एक दफा। क्लियर है मेरी जान? आप लोगों को आवाज अब आ रही है? कोई मसला तो नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चले जी, अब आते हैं आगे। लैरिंग्स पढ़ लिया। लैरिंग्स के बाद अगली कहानी क्या स्टार्ट हो रही है? कहते हैं ट्रैकिया। अब आप ट्रैकिया की तरफ जा रहे हो, ये आपका विंड पाइप होता है। लैरिंग्स के बारे में क्या पढ़ा था? इट वाज वॉइस बॉक्स। ये हमारा वॉइस बॉक्स था जिसमें वोकल कॉर्ड्स थे। ट्रैकिया क्या? हमारा विंड पाइप है। अब जिसने आगे जाके पता है क्या करना है? आगे जाके तकसीम होना है, और तकसीम होने के बाद हमारे लंग्स में लेके जाना है ट्यूब्स को। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? इसको आगे डायग्राम से देखते हैं मेरा बेटा। आज जो डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप सबके सामने डायग्राम आ रही है। कहते हैं जो ट्रैकिया होता है ना, उसके पास सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। कार्टिलेज आप सबको पता है, नरम हड्डी, ठीक है। तो कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं लेकिन सी शेप होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला ने सी शेप क्यों बनाए? अल्लाह ताला चाहते तो राउंड भी बना देते ना एक दूसरे। कहते हैं नहीं, राउंड बनते तो एयर पास ना करती, एक दूसरे के साथ चिपक जाते, कोलैप्स हो जाते। तो कोलैप्सिंग से बचाने के लिए कि आपस में जुड़े ना, आपस में चिपके ना, और एयर का पैसेज ओपन रहे, इनको क्या बना दिया? सी शेप बना दिया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई बच्चों कि जो आपका ट्रैकिया होता है उसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ठीक है। क्यों बनाए? ताकि कोलैप्स ना करें और हवा का गुजर ओपन रहे। इसके अलावा अगर यहाँ देखो मेरी जान, आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये देखो ट्रैकिया था। ट्रैकिया क्या करता है? दो ब्रांचेस के अंदर तकसीम हो जाता है। कितने में तकसीम होता है? दो के अंदर। इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। अगर किसी एक का जिक्र कर रहे हो सिंगुलर तो ब्रोंकस लिखोगे, और अगर प्लूरल की बात कर रहे हो, दोनों की बात करें तो ब्रोंकाई कहते हो। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? एवरीवन इज इट क्लियर मेरा बेटा? अच्छा, अब एक और बात सुन लो। कहता है जो ट्रैकिया होता है ना, उसमें क्या होता है? उसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कहता है इसमें भी रिंग्स होते हैं। फर्क कहां पर आ गया? कहते हैं क्योंकि ये सिंगल ट्यूब है तो इसमें जो रिंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं, इसमें जो रिंग्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि अब दो में तकसीम हो गया ना। अच्छा, इसको मैं लिख रही हूँ ट्रैकिया, ठीक हो गया मेरा बेटा। इसको मैं लिख रही हूँ ब्रोंकाई, कि ये मेरे पास दो ब्रांचेस जो बनती हैं उसको ब्रोंकाई कह देते हैं। यहां तक बातें सबको क्लियर है? एवरीवन इज इट क्लियर बच्चों? छोटी छोटी मजीद ब्रांचेस बनाती है, फर्दर डिवाइड हुई, छोटी छोटी मजीद क्या बना दी? ब्रांचेस बना दी। अब हम क्या कहते हैं? कहते हैं अब ये जो ब्रांचेस बनी आप इनको ब्रोंकियोल्स कहते हो। क्या कहते हो सब बच्चे? लिखो, ब्रोंकाई मजीद तकसीम हुआ, उसने छोटी छोटी ब्रांचेस बना दी, अब हम इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपकी जो वेन्स हैं, आपकी जो वेन्स बनी हुई है, क्या उसमें हड्डियां मौजूद है? आपकी जो वेन्स बनी हुई है उसमें हड्डियां मौजूद है? नहीं। तो ब्रोंकियोल्स जो होती हैं ये बिल्कुल बारीक होती हैं जैसे हमारी वेन्स होती हैं, इसमें कोई रिंग्स नहीं होते, नो रिंग्स। हमने कहा था ट्रैकिया में भी रिंग्स होते हैं, ब्रोंकाई में भी रिंग्स होते हैं, लेकिन ब्रोंकियोल्स में कोई रिंग्स नहीं होते, बिकॉज वो वेन्स की तरह बारीक होती है। अच्छा, मजे की बात है, कहानी यहाँ पे नहीं रुकी है, इसने भी फर्दर अपनी ब्रांचेस बना ली आगे। इसने भी फर्दर अपनी क्या कर ली है? ब्रांचेस बनाई है। अच्छा, आप सबको पता है गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? हमें पता था ना, लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें गैसेस का तबादला होता है। याद है आप सबको ये बात कि लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते थे? एल्वियोलाई कहते थे। कहते हैं अब यहाँ पर आपकी एल्वियोलाई बनेंगी। अच्छा, अब जो ब्रांचेस जो ब्रोंकियोल से डिवाइड हुई हैं और जो आपके लिए एल्वियोलाई बना रही है, मुझे ये बताओ, क्या मैं उसको, ये जो पर्पल कलर की मैंने बनाई है, क्या मैं इसको कह सकती हूँ कि ये मैंने एल्वियोलर डक बना दी है? एल्वियोलर डक का मतलब होता है एल्वियोलर ट्यूब बना दी है, वो जो आगे एल्वियोलाई के साथ जाके गिव राइस कर रही है एल्वियोलाई को, जो एल्वियोलाई को आगे से बना रही है। क्या मैं ये कह सकती हूँ बच्चों? क्या मैं ये कह सकती हूँ मेरा बेटा? क्या कहते हो? बिल्कुल कहा जा सकता है कि एल्वियोलर डक बन गई है जो आगे जाके एल्वियोलाई बना रही है। और ये मैंने आपकी एल्वियोलाई बना दी आगे, जो थैलीनुमा सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और एक और बात आपको पता है, ये अलग लंग्स में होते हैं। अब यहाँ से ये एक लंग के अंदर बन रहे हैं और ये वाला जो है आपके दूसरे लंग्स के अंदर बन रहे हैं। क्या ये बातें आप सबको क्लियर हो गई मेरा बेटा? अब गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? गैसेस का तबादला आपकी एल्वियोलाई के अंदर होता है। गैसेस का तबादला कहाँ पर होता है? आपकी एल्वियोलाई में होता है। रुक जाओ, मुझे यहाँ से थोड़ा सा, जस्ट अ सेकंड, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेती हूँ। ये आपकी एक ब्रांच के अंदर जब ट्रैकिया दो में तकसीम होता है ब्रोंकाई में, तो वो एक ब्रोंकाई एक लंग्स में चली जाती है, दूसरी ब्रोंकाई आपके दूसरे लंग्स में चली जाती है। क्या ये बातें समझ में आ गई मेरा बेटा? और दोनों के पास एल्वियोलाई होती है, दोनों के पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, मुझसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। सबको क्लियर है? अच्छा जी, एक और बात
अब आपने कहा गैसेस का तबादला मैम एल्वियोलाई के अंदर होता है। आपने मुझे ये बताया ना कि जो गैसेस का तबादला, तो आपके ब्लड के अंदर जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो सबसे पहले इसके पास जाती है और इससे होती हुई मेरा बेटा आपके पैसेज से बाहर निकल जाती है यूँ करके। और इसी तरह जब ऑक्सीजन ने अंदर आना होता है, वो इसी से यहाँ पर आती है, आपकी एल्वियोलाई के पास आती है और फिर आपकी बॉडी के पास आकर बाकी सारे ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाती है। क्या ये बातें आप सबको क्लियर है? एक और क्वेश्चन अब आप लोगों से पूछा जाएगा, व्हाई कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया? इसका आंसर लिख सकते हो? अभी मैंने बताया। पहले तो देखो मेरे आंसर लिखने का तरीका देख रहे हो तुम लोग? उससे सिर्फ ये पूछा कार्टिल, मैंने ब्रैकेट में ये भी बता दिया कि एक ह्यूमन के अंदर 16 से 20 होते हैं। ये भी बता दिया और मैंने ये बताया कि कोलैप्स नहीं करते। अच्छा ये जुड़ने ना देना ये ना लिख के आ जाने, मैंने तुम लोगों के लिए लिखा हुआ है कि कोलैप्स नहीं करने देते and keep the air passage open. So for easy air passage or easy airflow, the cartilaginous rings are present in the trachea. Is it clear मेरा बेटा? ये पेपर में क्वेश्चन आता होता है. So it's a very important question. ठीक है बच्चों? वैसे तो मैंने बहुत सारी बना दी थी ना, आपको यूं करके दिखा रही थी, ब्रांचेस बनी हुई थी, उनमें सब में थी. ये मैंने एक आधी बनाई है. कहता है इसके पास सिंगल लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स की. एपिडर्मिस पढ़कर आए हो लास्ट सेशन के अंदर, ऊपर वाली लेयर होती है. तो कहते हैं इसमें एक ही लेयर होती है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो ऊपर वाली लेयर के अंदर होते हैं. तो सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस की, जिसमें हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं. इसके अलावा मुझे बताओ, ये मैंने आपको बताया ये मिलियन की तादाद में होती है आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा होती है. तो सबसे ज्यादा जगह यही घेरेगी आपके पूरे एयर पैसेजवे में. क्या कहते हो? सबसे ज्यादा जगह इसी के पास होगी ना, मिलियन की तादाद में. बाकी तो सारी ट्यूब कोई एक है, कोई दो है, कोई तीन है, कोई चार है. तो इसका मतलब ये मेजर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसियस एक्सचेंज के लिए. अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है वो कौन सा पार्ट है आपके बॉडी के अंदर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो मेजर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और जो गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होता है, तो क्या आप बता सकते हो वो एल्वियोलाई है? एल्वियोलाई आर द ओपन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे अंगूर होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ पाउचेस, बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह के होते हैं. और क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं ह्यूमन के लिए, आपको मेजर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं. और इसके अलावा इनके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी होती है ताकि खून का बहाव भी होता रहे. क्या यहाँ तक बातें आप सबको क्लियर है बेटा? एवरीवन इज इट क्लियर मेरा बच्चा? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चलें जी सब. अच्छा एक साइड बॉक्स है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं. एक साइड बॉक्स है, बिल्कुल डायग्राम बनानी है मुनीबा, डायग्राम के बगैर कहानी नहीं करनी है. रोज नहीं मुझे बताना पड़े आप लोगों को कि आप लोगों को डायग्राम्स बनानी है, जहां पॉसिबल होगी वहां बनानी है. कहते हैं जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई होते हैं, ट्रैकिया और वो जो दो ब्रांचेस के अंदर तकसीम हो रहा था उसको हम ब्रोंकाई कह रहे थे, ऐसा ही है. कहता है आपको पता है इसमें भी अल्लाह ताला ने बाल नुमा स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं और कुछ सेल्स भी होते हैं जो उसी ग्लैंड के सेल्स होते हैं जिन्हें हम ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं. ये क्या करते हैं? कहते हैं जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो रेशा सीक्रेट करते हैं ताकि अंदर आने वाली, आपका देखो कभी आपने नोट किया आपका जो नाक का पैसेज है वो हमेशा वेट रहता है, वो ड्राई नहीं होता. क्यों? बिकॉज उसमें जगह जगह म्यूकस मौजूद है और फाइन हेयर मौजूद है, सीलिया कहते हैं जिनको. ये क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं. क्या ये बातें आप सबको क्लियर है मेरा बेटा? कहते हैं वो सीलिया ऊपर की तरफ मूव करता है, जैसे आप सांस लोगे तो वो सीलिया भी मूव करता है. और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, कोई डस्ट आ जाती है, कोई भी आता है, तो फिर वो उसको ओरल कैविटी के थ्रू, आप अपने मुंह के थ्रू, अपने थ्रोट के थ्रू या तो उसको स्वॉलो कर लोगे या तो उसको निगल लोगे या फिर कफिंग के थ्रू उसको बाहर फेंक दोगे. इज इट क्लियर बच्चों? एवरीवन इज इट क्लियर मेरा बेटा? सबको क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी आगे चलते हैं, बताया करें. ठीक है, बिकॉज ये बार बार अगर पॉइंट्स रिपीट होंगे तो फिर सबका टाइम वेस्ट होगा आपकी वजह से, है ना. सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जब आप सांस लेते हो तो अब ये क्या करते हैं? थोड़े से वाइब्रेट होते हैं. जब आप सांस लोगे सब कुछ करेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है? इनमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया होता है, कोई डस्ट पार्टिकल कुछ भी आया होता है, तो वो रेशे के थ्रू, म्यूकस के थ्रू या तो आप अपने निगल लोगे उसको या फिर आप उसको क्या करोगे? कफ आउट कर दोगे. इज इट क्लियर बच्चों? एवरीवन इज इट? अब बता दो सबको क्लियर है? शुड आई मूव ऑन अगले टॉपिक की तरफ? हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कशन देख लो, डायाफ्राम क्या होता है? कहते हैं आपके लंग्स, आपको पता है चेस्ट कैविटी में होते हैं जिसको आप थोरैकिक कैविटी भी कहते हो, और वहां पे रिब्स भी होती हैं जिन्होंने लंग्स को प्रोटेक्ट किया होता है. 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं आपके पास जो आपके लंग्स को क्या करते हैं? बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं. इसके अलावा डायाफ्राम क्या होता है? कहते हैं ये मोटा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है. अगर ये आपके लंग्स मौजूद हैं तो इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर डायाफ्राम होती है, बिलो द लंग्स. बिलो होती है कि अबव होती है? थिक होती है कि थिन होती है? क्या कहते हो? हमने कहा थिक होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर बिलो द लंग्स होता है. ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है ये बात? अब ये याद. अगली बात क्या होती है? इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं? कहते हैं वो मसल्स जो आपकी रिब्स के दरमियान में, क्या आप देख सकते हो आपकी जो पसलियां हैं उसके दरमियान में आपको जो रेड कलर के मसल्स नजर आ रहे हैं उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. दीज आर द इंटरकोस्टल मसल्स. इनको रिब मसल्स भी कहा जाता है. ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि रिब मसल्स कौन से होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कौन से होते हैं. यहाँ तक बातें सबको क्लियर है मेरा बेटा? एवरीवन इज इट क्लियर बच्चों? ब्रीथिंग क्या होता है? आप सबको पता है ब्रीथिंग क्या होता है? मतलब ये बहुत ही आसान बात है. मुझे बताओ, जब सांस लेते हो तो महसूस होता है कि सांस ले रहे हो, बॉडी में कुछ आ रहा है? क्या कहते हो? सांस लेते हो तो बॉडी मूव होती है? बिल्कुल होती है. तो इसका मतलब ये फिजिकल प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? फिजिकल. लास्ट सेशन में पढ़ाया था ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपकी एक मशीन इन्वॉल्व नहीं है, एक ह्यूमन इन्वॉल्व है. ठीक है, अब देखो ब्रीथिंग जो होती है ना मेरा, ठीक है, अब दो फेजेस कौन कौन से होते हैं जरा उसको देख लेते हैं. आओ जरा यहीं पे इसको डिस्कस करते हैं, पिछली वाली स्लाइड पे. आप सबको पता है ब्रीथिंग में दो फेजेस को. अच्छा अब मैं आप लोगों को मैंने दिया हुआ था ब्रीथिंग को डिफाइन करें. मजाल है किसी एक बच्चे ने भी उस आंसर को ठीक लिखा. मेरा वे देखो लिखने का. अगर आप इसको पहले लिखो और इसमें एक हेडिंग दे दो डेफिनेशन की, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने डिफाइन कर दिया. उसके बाद आप लिखो टू फेजेस और वन में इसकी हेडिंग दो, सेकंड में उसकी हेडिंग दो. पूरा क्वेश्चन 2 मार्क का एक्सप्लेन होता है कि नहीं होता? और अगर इसमें साथ डायग्राम भी बना दो, कुछ भी ना बनाओ, एक इंसान बनाओ और बता दो जी इसके अंदर जा रहा है तो ये इनहेलेशन है,
और एक दूसरा इंसान बनाओ, बता दो जिसके बाहर आ रहा है तो एक्सपायरेशन है। ऐसा है कि नहीं है? नहीं, आपने ऐसा नहीं किया था मुनीबा, मैंने देखा है बेटा। डायग्राम्स वर्ड कुछ बच्चों ने डायग्राम्स बनाई थी, कुछ ने बिल्कुल भी टच नहीं किया हुआ था। अगर आपने किया हुआ था मुनीबा तो दैट्स वेरी गुड, मैं दोबारा चेक कर लूंगी। लेकिन मैं कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ तुम लोगों के टेस्ट से, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो बच्चों को मैं सेशन में बताती हूँ आप लोग बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, सो फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज मूविंग ऑन, मुझे एक दफा बता दो आवाज क्लियर है, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट देने लगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, चैट मैंने ऑन रखी हुई है, ठीक है मेरा बेटा। मैं शबान आपकी तरफ आती हूँ बेटा। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों से आंसर्स चाहूंगी, ठीक है? सो जो मैं बता रही हूँ बड़े एक्टिवली मुझे आंसर देना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे कह रही हूँ इंस्पायरेशन में हर चीज सुकड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। सब बच्चे लिखो क्या होता है हर एक के साथ, श्रिंक हो जाती है। आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं आपके लिए एक बॉडी बनाती हूँ, मैं कहती हूँ एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, इसमें हर चीज फैल कर पड़ी हुई है, ठीक है? और इसमें हर चीज सुकड़ गई है। इसी तरह एक ये पानी की बॉटल है और एक ये पानी की बॉटल है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और इसमें इतना सा पानी है। मुझे बताओ स्पेस किसके अंदर ज्यादा है, ए वाले में ज्यादा है कि बी वाले में स्पेस ज्यादा है? किस में स्पेस ज्यादा है मेरा बेटा? ए वाले में स्पेस ज्यादा है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जब आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन सुकड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम किसको कहते हैं? स्पेस को, एरिया को कहते हैं, वो इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर किसमें ज्यादा है, ए वाले में नजर आ रहा है दबाव के बी वाले में? जो भरा हुआ है उसमें प्रेशर ज्यादा है, क्या कहते हो? बी वाले में प्रेशर ज्यादा है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि इसके अंदर प्रेशर कम है और इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है मेरा बेटा, जो वॉल्यूम होता है, जो एरिया होता है, आपके लंग्स चेस्ट के अंदर होते हैं, तो चेस्ट में आपके ऑर्गन सुकड़ जाते हैं जब आप इनहेल करते हो, उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और दबाव, लंग्स तो उस टाइम पे खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं, तभी तो हम एयर को अंदर लेके जाते हैं। ऐसा ही है बच्चों, लंग्स उस टाइम पे खाली होते हैं तभी आप एयर को अंदर लेके जाते हो। बॉटल खाली है तभी इसके अंदर पानी डालोगे ना, तो प्रेशर कम होता है। यहाँ तक बात है सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम मेरा बेटा? यहाँ तक आप सबको क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? पक्की बात है? चलो इसको एक दफा डायग्राम से उनको भी समझ में आ जाए। अच्छा बेटा, इंस्पायरेशन में मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा दो बॉडीज की एग्जांपल ले लो या दो पानी की बॉटल की एग्जांपल्स ले लो। हमने कहा इसमें पानी सिर्फ इतना सा मौजूद है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? आपने कहा, मैंने आपसे पूछा वॉल्यूम, स्पेस किसमें ज्यादा है? आपने कहा मैम इसके अंदर ज्यादा है, जो कि खाली है, ठीक है? जो जिसमें हर चीज श्रिंक हो गई है। ये बात याद रखनी है। अगर ये बात याद रखोगे पेपर में कभी भी ये प्रोसेस नहीं भूलोगे कि इंस्पायरेशन में हर चीज सुकड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। जब भी कोई चीज सुकड़ती है तो इर्द गिर्द वाली स्पेस ज्यादा होगी। प्रेशर कैसे है? हमने कहा फील्ड है, ये इस टाइम भरा हुआ है लेकिन ये तो खाली है, एम्प्टी है, तभी तो हम एयर अंदर लेके जा रहे हैं, तभी तो हम इनहेल कर रहे हैं। तो पता चला वॉल्यूम इसका ज्यादा है, प्रेशर इसका कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके ऑपोजिट वॉल्यूम यहाँ कम हो जाएगा, प्रेशर यहाँ ज्यादा हो जाएगा। ये बातें आप सबको क्लियर है? देख रहे हो वॉल्यूम कितना ज्यादा है, वॉल्यूम कितना कम है, क्योंकि ये उस टाइम पे भरा हुआ है, स्पेस कम है वहां पे। चले जी, अब ऐसा होता क्यों है जरा, आपने ये बात तो डिस्कस कर ली ना? आपने ये बात तो, मैम लैपटॉप में नून आप कैसे, अच्छा हबीबा मैं इस टाइम पढ़ा लूं बेटा? आपको शायद सेशन के रूल्स नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग द सेशन आप पढ़ाई कर लो। मैं आपको बता रही थी कि इंस्पायरेशन में हर चीज सुकड़ जाती है। अब जरा देखिए कौन कौन सी चीजें श्रिंक होती हैं। दो चीजें होती हैं, अब जरा उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, डायाफ्राम क्या होता है? बेटा आपको मैंने बताया था कि डायफ्राम क्या होता है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बिलो द लंग्स होता है। आपको पता है डायफ्राम की शेप कैसी होती है? डॉम शेप का होता है। डॉम कहते हैं ये कर्व्ड होता है। अच्छा, अगर मैं इसको जरा नीचे से खींचूं, सुकाड़ू इसके मसल्स को, यहाँ पे मसल्स थे ना, इसको जरा श्रिंक करूं, तो मुझे बताओ ये डायफ्राम हल्का सा फ्लैट हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा लोड होगा, थोड़ा सा फ्लैट होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हो? थोड़ा सा फ्लैट होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा, बिल्कुल होगा। तो यही काम यहाँ पर होता है। कहते हैं जब आपका डायाफ्राम के जो मसल्स होते हैं, पहली बात, पहली कौन सी चीज श्रिंक कर रही है? वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब वो श्रिंक करते हैं तो उसके नतीजे में आपका डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, लोड हो जाता है। और ये कब होता है? जब आपने इनहेलेशन करनी होती है, जब आपने इंस्पायरेशन करनी होती है। अब जरा देखो, अगर यूं बना रही थी तो ऐसा बन रहा था, अब जब मैंने उसको फ्लैट कर दिया तो अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कहते हैं? स्पेस ज्यादा हो रही है, सुकड़ गया, नीचे की तरफ आ गया, ऊपर भी जगह छोड़ दी। तो यही बात तो हम डिस्कस करें मेरा बेटा, यही बात तो हम डिस्कस करें। पहला पॉइंट सबको क्लियर है कि डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम फ्लैट हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं, दोनों श्रिंक होता है। इंटरकोस्टल मसल्स ऐसे बने हुए थे, मैं आपके लिए रिब्स बना रही हूँ। आपको पता है रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, जो यूं चिपके हुए थे, अटैच थे रिब्स के साथ। अगर मैं इन मसल्स को थोड़ा सा सुकार लूं, श्रिंक कर लूं, मुझे बताओ रिब केज जो पूरा जंगला है वो खुला हो जाएगा? बिकॉज अंदर वाले मसल तो सुकड़ गए, श्रिंक हो गए, इकट्ठे हो गए। तो इर्द गिर्द वाला जो जंगला है, इर्द गिर्द वाला जो केज है वो हल्का, मैं ये नहीं कह रही उसने जगह छोड़ दी है, नहीं, केज अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ, थोड़ा सा खुला हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, बिकॉज अंदर वाले मसल्स तो सुकड़ गए, तो साइड से थोड़ी जगह एक्सपैंड हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है मेरा बेटा। क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? इन केस ऑफ इनहेलेशन में आपने क्या पढ़ा? इनहेलेशन में हर चीज क्या करती है? मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ। इनहेलेशन में हर चीज क्या करती है मेरा बेटा? श्रिंक होती है कि एक्सपैंड होती है? श्रिंक होती है। आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही श्रिंक होना होता है, ठीक है? अब कंफ्यूज नहीं होना इस बात पे। अच्छा जी मेरा बेटा, ठीक हो गया? अच्छा, एक और बात डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले क्या चीज श्रिंक हो रही है? आप सबको पता है डायफ्राम। डायफ्राम ऐसा होता है, लेकिन जब उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्रिंक करते हैं, तो वो फ्लैट और लोड होता है। जल्दी से लिखो, क्या डायफ्राम डॉम शेप का ही रहेगा कि फ्लैट और लोड हो जाएगा?
हमने कहा वो हल्का सा फ्लैट हो जाते हैं, लोअर्ड हो जाते हैं, ठीक हो क्या? अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने कहा अगर मैं आपके लिए रिब्स बनाती हूँ, पसलियां बनाती हूँ, तो उसमें जो मसल्स है मेरा बेटा, वो पहले पार्ट तो हमने कहा था वो मसल जो रिब्स के दरमियान में होते हैं, रिब के साथ अटैच होते हैं। अगर मैं इन मसल्स को कहूँ कि तुमने श्रिंक होना है, तुमने सुकड़ना है, ये सुकड़ गए, मुझे बताओ रिब केज, ये जो आपकी पसलियां ये थोड़ी सी खुली होंगी कि नहीं होंगी? हल्की सी एक्सपैंड होंगी बिकॉज बीच में चीज सुकड़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही आपने एक पिलो लिया, उसमें आपने बहुत सारी कॉटन, बहुत सारी रुई डाली है, कुछ अरसे के बाद वो रुई सुकड़ गई है, क्या पिलो थोड़ा सा लूज हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रही वो जगह छोड़ देगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं, वो हल्का सा लूज हो जाएगा। इसी तरह आपकी जो रिब केज है वो लूज हो जाएगी, ठीक है, वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाएगी। यहाँ तक बातें सबको क्लियर? अब नतीजे में क्या हुआ जरा देखते हैं। आपके लिए एक बॉडी बनाई, उसमें हर चीज सुकड़ गई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? वॉल्यूम कहते हैं आपकी स्पेस को, अंदर वाली जगह की स्पेस इंक्रीज हो रही है। हमने कहा बिल्कुल, हर चीज तो सुकड़ गई है, तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पेस इंक्रीज होगी। लेकिन दबाव कैसा है, प्रेशर कैसा है? क्या लंग्स आपकी इनहेलेशन के टाइम पे भरे हुए हैं कि एम्प्टी हैं? मुझे ये बता दो, लंग्स इस टाइम पे भरे हुए हैं कि एम्प्टी हैं? हमने कहा लंग्स तो खाली है, पानी की बॉटल खाली होती है तभी उसमें पानी डालते हो ना, पानी की बॉटल खाली होती है तभी उसमें पानी डालते हो। अगर मैं एक पानी की बॉटल बना रही हूँ और एक दूसरी बना रही हूँ, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? इसका, ये भरी हुई है, ऑटोमेटिकली पानी बाहर की तरफ आएगा, लेकिन ये खाली है, इसका प्रेशर कम है, तभी इसमें पानी डालोगे। इसी तरह इस टाइम पे लंग्स एम्प्टी है, तभी इनहेल करोगे, तभी एयर को अंदर की तरफ लेके जाओगे। तो वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, जगह तो बहुत ज्यादा है, तभी तो एयर अंदर जाएगी। प्रेशर कम है, हवा का दबाव बहुत कम है, तभी एयर अंदर की तरफ मूव करेगी। शाजी, इज इट क्लियर मेरा बेटा? आपने गलत लिखा था, इज इट क्लियर? बच्चों को पता है, जिस बच्चे को इंस्पायरेशन समझ आ गई उसको एक्सपायरेशन समझ आ गई, ठीक है। और अगर आपको पेपर में इंस्पायरेशन भूल जाती है तो परेशान, सॉरी, इंस्पायरेशन याद रह जाती है, एक्सपायरेशन भूल जाती है, एक्सप्रेशन याद रहती है, इंस्पायरेशन भूल, परेशान नहीं होना बेटा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, बस ये बात याद रखना। मैम ने कहा था दोनों ऑपोजिट है, वो भूल जाते हो, दूसरे के ऑपोजिट लिखा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्या कह रही थी, वहां पे हर चीज सुकड़ रही थी, यहाँ पे हर चीज एक्सपैंड हो जाएगी, दोबारा से फैल जाएगी, दोबारा से रिलैक्स हो जाएगी। और जब कोई चीज रिलैक्स होती है, क्या वो चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है? देखो ना, सांस को जरा बाहर निकालो तो एकदम सुकून से नहीं आ जाते, वापस रिलैक्स हो जाते हो, ऐसा है कि नहीं है? इनहेल करते हो तो एक्टिव हो जाते हो, बाहर निकालते हो तो रिलैक्स सुकून में आ जाते हो। तो वहां हम पढ़ रहे थे हर चीज सुकड़ रही थी। मैंने आपके लिए दो बॉडीज बनाई थी, एक में मैंने कहा था हर चीज सुकड़ रही है, और एक में मैं आपको कहती हूँ पानी की बोतल है, हर चीज एक्सपैंड हो रही है, या पानी पूरी तरह से भरा हुआ है इसमें। तो अब मुझे बताओ, अंदर जगह होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा कि कम होगा? जल्दी से बता दो, क्या इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा कि कम होगा? पूरा भरा हुआ है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और दबाव कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा? अच्छा रुक जाओ, फारिया ने कहा वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्यों फारिया? अगर पानी की बोतल भरी हुई है तो इसमें स्पेस बचती है फारिया। अगर मैं आपसे कहती हूँ पानी की बोतल लाओ, उसमें पानी पूरा भरा हुआ ऊपर तक, तो फारिया क्या उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसमें जगह होगी कि मैं उसमें और पानी डाल सकूं? वो तो पहले ही भरा हुआ है, तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा मेरा बेटा, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, ठीक है, लो होगा, ठीक है फारिया। अब ये बात याद रखना, पानी की बोतल से याद रखो बच्चों, और कुछ याद ना रखो, एक याद रखो कि मैम ने कहा था इसको पानी की बोतल से याद रखना है, और पेपर में कहीं बना लो। दबाव कैसा है? मैं कहती हूँ पानी इतना भरा हुआ है कि बाहर आ रहा है, गिर रहा है बाहर की तरफ, तो इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है, तभी तो आपके लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है कि आपके लंग्स कहते हैं भाई बस हो गई है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रेशर बहुत है, इसको बाहर निकालो। तो इसी तरह पानी की बोतल में पानी भरा हुआ है, वॉल्यूम उसका क्या है, कम है, स्पेस अंदर है ही नहीं, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है कि पानी बाहर आ रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? एवरीवन इज इट क्लियर मेरा बेटा? अगर हम इंस्पायरेशन को देखते थे तो उसमें देखो कितनी ज्यादा जगह बच रही है, क्योंकि पानी की बोतल इस टाइम पे इतना सा पानी रख के बैठी हुई है। और प्रेशर कैसे? हमने कहा प्रेशर कम है जनाब, तभी तो अंदर जाना है, और यहाँ आपने क्या करना है, प्रेशर ज्यादा है तभी तो आउट करोगे, निकालोगे। इज इट क्लियर बच्चों? ये बातें आप सबको क्लियर है मेरा बेटा? अब जरा देखते हैं, हमने आपसे ये कहा, हाँ जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने आपसे ये कहा कि बेटा वहां पर हर चीज श्रिंक हो रही थी, यहाँ पर हर चीज रिलैक्स हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से हर चीज दोबारा से वापस आती है। मैंने आपसे बताया कि इनहेलेशन के अंदर हर चीज क्या कर रही थी, सुकड़ रही थी, श्रिंक हो रही थी, यही बात आपको बताई। तो जब आपकी जो डोम शेप थी वो फ्लैट हो गई थी, ऐसी बात है। और जो आपकी रिब केज थी, जब उसके मसल्स श्रिंक हुए तो आपकी जो रिब केज थी वो एक्सपैंड हो गई, थोड़ी सी खुली हो गई थी। इसके बरअक्स अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ हर चीज एक्सपैंड हो रही होती है, क्या होती है, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आती है। तो डायफ्राम के मसल्स जब रिलैक्स होंगे तो डायफ्राम के मसल्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, मुझे ये बताओ। और उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? हमने कहा उसकी ओरिजिनल पोजीशन तो डॉम शेप थी। एक बात समझ में आई? वो दोबारा से फ्लैट थे, फ्लैट से दोबारा वापस आ गई ओरिजिनल पोजीशन पे, एक्सपैंड की, एक्सपैंड से दोबारा वापस आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने डायफ्राम ऐसे बनाई थी और आपने कहा था वहां पे फ्लैट हो रही है, जब श्रिंक हो रही है दोबारा वापस आ गई, डॉम शेप की होगी, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम मेरा बच्चा? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलें जी, बहुत ही आसान है। आपको मैं क्या बता रही थी, इंटरकोस्टल मसल्स, अगर आपको इनहेलेशन याद हो, मैंने आपसे कहा था बेटा इंटरकोस्टल मसल्स वहां सुकड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और आपकी रिब केज एक्सपैंड हो जाती है। मैं आपको कहती हूँ यहाँ हर चीज रिलैक्स होगी और ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, इंटरकोस्टल मसल दोबारा जाके अटैच हो जाते हैं और रिब केज दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। क्या ये बात समझ में आई? इंटरकोस्टल मसल्स दोबारा रिलैक्स हो गए और आपकी जी रिब केज दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, उसके साथ दोबारा मसल्स जाके चिपक गए। क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है मेरा बेटा? की बनाई हुई है, अगर आप लोग चाहो तो ये की भी ऐड कर सकते हो।
एग्जामिनर को पूरी बात इस की से समझ आएगी कि नहीं आएगी, मुझे ये बताओ। क्या उसको समझ आ जाएगी? मुझे लगता है उसको समझ आ जाएगी और उसको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक बच्चे ने देखो कितने अच्छे तरीके से की बना दी, उसने लंबे-लंबे पैराग्राफ नहीं लिखे हैं। ठीक है? सो अगर आपके शॉर्ट में पूछा जाता है, तो आप शॉर्ट में भी ये मैकेनिज्म इस तरह से लिख सकते हो। एक्सेलेरेशन में हर चीज़ ने सिकुड़ने के श्रिंक होने सॉरी एक्सपैंड होने के श्रिंक होने। हमें पता है एक्सपैंड होने, हमें पता है इसने रिलैक्स होने, और रिलैक्स जब कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या करती है, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। ठीक है? हमने कहा सबसे पहली चीज़ जो रिलैक्स होगी वो आपकी डायफ्राम है। वो रिलैक्स होगी, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? डॉम शेप। वो अपनी कर्व शेप पे वापस आ जाएगी। इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हुए, दोबारा से मसल्स जाके रिब केज के साथ अटैच हो गए, वो रिलैक्स हो गए। अब अगर एक पानी की बॉटल बना रही हूँ, ठीक है, हम कहते हैं हर चीज रिलैक्स होगी, मैं कहती हूँ इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी है, पूरा भरा हुआ है पानी। अब मुझे बताओ क्या अंदर स्पेस है मेरा बेटा? स्पेस कहते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अंदर जगह बहुत ज्यादा है कि कम है? हमने कहा नहीं है, ना ही होने के बराबर है ना, कम है, डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा इसके अलावा प्रेशर कैसा है, दबाव कैसा है, क्या भरा हुआ है, फिल्ड है? हमने कहा बिल्कुल फिल्ड है, ऊपर तक आए हुए आपके लंग्स की। कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं चलो भी बाहर निकलो। तो प्रेशर कैसा है? प्रेशर ज्यादा है। इसके बरअक्स अगर इनहेलेशन को देखा जाए, ठीक है, और मैं दोबारा आपके लिए एक और पानी की बोतल बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है मेरा बेटा। अब मैं कहती हूँ इसमें पानी बहुत ही थोड़ा है, इतना है। अब क्या होगा? वॉल्यूम स्पेस देखो कितनी है, बहुत ज्यादा है। प्रेशर कैसा है? प्रेशर ऑपोजिट है उसके, कम है। तो यहाँ आप क्या करोगे? यहाँ आप इनहेल करोगे, दबाव कम है, एयर को अंदर लेकर आओगे। आज जी मेरे पास आओ, मैं अंदर खाली पड़ा हूँ। यहाँ दबाव बहुत ज्यादा है, इसको बाहर निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कि चलो जी बाहर जाओ, मैं ऑलरेडी बहुत फिल्ड हूँ। क्या ये बातें आप सबको क्लियर है मेरा बेटा? एवरीवन इज इट क्लियर बच्चों? एवरीवन इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम मेरा बेटा? सबको बातें समझ में आ गई है? अच्छा ये बताओ, डेली इसका आंसर लिख सकते हो? आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, ट्रेस द पाथ। अब इसमें पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने, जैसे मैंने की बनाई थी वैसे की बनानी है। उसने कहा ट्रेस द पाथ, कहाँ से? नॉस्ट्रल से। मैं आप लोगों के साथ ट्रेस करती हूँ इसको। नॉस्ट्रल से नासल कैविटी, नासल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लेकिन यहाँ भूलना नहीं बताना कि फेरिंग्स की बेस के ऊपर आपके पास ग्लॉटिस होती है, ठीक है, और वो ग्लॉटिस कवर्ड होती है, किसके साथ कवर्ड होती है? एपिग्लॉटिस के साथ। और ये ग्लॉटिस जाके ओपन होती है आपके लैरिंग्स में। ठीक है, मेरी की देख रहे हो? एक ही की में मैंने सारी कहानी बता दी। उसके बाद ट्रैकिया बनता है, ट्रैकिया के बाद आपके पास ब्रोंकाई बनते हैं, और ब्रोंकाई के बाद आपके पास ब्रोंकियोल्स बनती है, और ब्रोंकियोल्स के बाद आपके पास क्या बनता है? एल्वियोलर डक बनती है, जो आगे जाके एल्वियोलाई बनाती है, जो मेजर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। क्या इस तरह से आप लोग की बना सकते हो, पाथ को ट्रेस कर सकते हो? जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको ऐड कर देना। देख रहे हो, मैंने एल्वियोलाई के बाद कहानी खत्म नहीं की, मैं आगे ब्रैकेट में लिख दिया मेजर सरफेस एरिया, गैसियस एक्सचेंज जहां पे होता है। उसको सारी बात समझ में आ जाएगी मेरी कि मैं किस तरह से दे रही हूँ। समझ रहे हो? तो जहां पे अगर मैं चाहती तो यहाँ ग्लॉटिस मेंशन नहीं करती, लेकिन क्योंकि मैंने बेस्ट आंसर देना तो मैंने ग्लॉटिस भी मेंशन किया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरा बेटा। अच्छा जी, लिख सकते हो इन सबका आंसर। लैरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, इसोफेगस का पर्पस क्या होता है? ये आपका फूड ट्यूब होता है जिसमें खाने की नाली सॉरी जो आपकी फूड ट्यूब में क्या होता है, फूड जाता है, यहाँ आपका सांस नहीं जाएगा। इसके अलावा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स क्या होती है, ग्लॉटिस क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, डिफाइन वॉइस बॉक्स क्या होता है? इसका आंसर लिख सकते हो? मैम मैंने पहले लर्न किया हुआ है, दैट्स वेरी गुड। मैम स्कूल का कब याद करें, समझ नहीं आ रहा। स्कूल का कब याद करें? एक और, मैम आई वाज हैविंग द ट्रबल विद पीडीएफ। कोई बात नहीं, तुम कर देना पोस्ट, कर देना पोस्ट, मैं समझ सकती हूँ, हो जाता है बच्चों। मैं जितना भी स्ट्रिक्ट, लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ठीक है जी, लिख सकते हैं। इसके अलावा ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। बस मुझे इस क्वेश्चन पे आंसर चाहिए।